Hello everyone, I am Anurag Bajpai from Axis Colleges. I am going to start a new topic from the AC Fundamentals, Phasor Representation of AC Quantities. जैसा कि आपको पता है कि कोई भी अगर साइनसॉइडल वेव होती है तो साइनसॉइडल वेव में मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में उसका फेज़ भी होता है। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग फेज़र रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत समझेंगे। तो यहाँ पर फेज़र रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं बेसिक पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। सपोज दैट हमारे पास कोई एक साइनसॉइडल क्वांटिटी है। इस साइनसॉइडल क्वांटिटी का एम्पलीट्यूड भी होगा और साथ में इसमें डायरेक्शन होगा या फिर फेज़ एंगल भी उसको हम लोग कह सकते हैं। तो फेज़ एंगल कैसे डिफाइन करेंगे और मैग्नीट्यूड को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को हम लोग फेज़र रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत समझेंगे। फेज़र रिप्रेजेंटेशन को समझने से पहले हम लोग जानकारी कर लेते हैं, कोई भी साइनसॉइडल अगर वेव दी होगी तो उस वेव में मैग्नीट्यूड क्या होता है और उसका फेज़ एंगल क्या होता है। अगर एक वेव ए साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है तो यहाँ पर ए जो होगा वो उसका एम्पलीट्यूड होगा और इसके साथ कोई भी अगर एंगल नहीं जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग मान के चलते हैं 0 डिग्री एंगल इससे एसोसिएटेड है। यहाँ पर अगर सेकेंड वेव की बात की जाए तो यहाँ पर इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो बी यूनिट्स होगा और यहाँ पर जो इसका फेज़ एंगल होगा वो -30 डिग्री होगा। तो इसी फॉर्म को हम लोग पोलर फॉर्म बोलते हैं। पोलर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी साइनसॉइडल वेव का मैग्नीट्यूड और फेज़ एंगल साथ साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं पहली वेव की बात करूंगा तो पहली वेव को अगर मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ए एंगल 0, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड ए यूनिट्स है और उसका फेज़ एंगल जो है वो 0 डिग्री है। अगर हम सेकेंड वेव की बात करेंगे तो सेकेंड वेव का यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो बी यूनिट्स होगा और इसका फेज़ एंगल -30 डिग्री होगा। इसी प्रकार से अगर हम वेव नंबर 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो सी यूनिट्स होगा और इसका जो एंगल होगा वो +30 डिग्री होगा। अगर हम फोर्थ नंबर वाली वेव की बात करें तो यहाँ पर डी इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसका फेज़ एंगल जो होगा वो -90 डिग्री होगा और लास्ट वाली वेव का एम्पलीट्यूड ई होगा और इसका जो फेज़ एंगल होगा वो प्लस का 120 डिग्री होगा। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक साइनसॉइडल वेव के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक फेज़र जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। यहाँ पर फेज़र ये जो रोटेट कर रहा है ये इसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड भी होगा और साथ में इसका कुछ ना कुछ फेज़ एंगल भी होगा। इन सारी चीज़ों को हम लोग फेज़र डायग्राम के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फेज़र डायग्राम का पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं कि फेज़र डायग्राम सबसे पहले बनाते कैसे हैं। फेज़र डायग्राम को बनाते समय अगर हमें इन क्वांटिटीज़ को फेज़र डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले तो हमको एक रेफरेंस लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी कि हम लोग रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। इस रेफरेंस लाइन को 0 डिग्री एक्सिस भी बोला जाता है। यहाँ पर इस 0 डिग्री एक्सिस के अबाउट अगर हम ऊपर साइड कोई भी एंगल बनाएंगे तो वो एंगल जो होगा वो पॉजिटिव एंगल होगा और अगर नीचे साइड हम कोई एंगल बनाएंगे तो वो एंगल जो होगा वो नेगेटिव एंगल होगा। अगर यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पर बात करें पहली वाली वेव ए साइन ओमेगा टी, तो ए साइन ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं ए एंगल 0, यानी कि एक हम ऐसा फेज़र बनाएंगे जिसका एम्पलीट्यूड ए यूनिट्स होगा और एंगल 0 डिग्री होगा, क्योंकि इसीलिए इसको हमने किस लाइन पर बना दिया है, 0 डिग्री वाली लाइन पर बना दिया है। अगर हम सेकेंड वाली वेव की बात करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड बी यूनिट्स है और इसका फेज़ एंगल -30 डिग्री है। अभी मैंने बताया था कि कभी भी अगर फेज़ एंगल निगेटिव होगा तो उसको हम रेफरेंस एक्सिस के नीचे की तरफ बनाएंगे। तो यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड बी हो गया और इसका एंगल जो है वो 30 डिग्री है। यहाँ आपको -30 लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बताया कि रेफरेंस एक्सिस के नीचे अगर आप एंगल लेंगे तो वो एंगल ऑलरेडी नेगेटिव डायरेक्शन में ही होगा। अगर मैं थर्ड वेव की बात करूँगा तो यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा वो इसका एम्पलीट्यूड सी यूनिट्स हो जाएगा और रेफरेंस एक्सिस से ये 30 डिग्री प्लस में होगा। अगर मैं फोर्थ वेव की बात करूँगा तो यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड डी है और इसका जो एंगल होगा
वो 90 डिग्री होगा। रेफरेंस एक्सिस से ये चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर रेफरेंस एक्सिस से अगर हम लोग, मैं फिर से इसको बता देता हूँ इस चीज़ को, अगर रेफरेंस, ये आपकी रेफरेंस एक्सिस है, रेफरेंस एक्सिस से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे करके मूव कर रहे हैं तो जो एंगल होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, 0, -90, -180 डिग्री एंड -270 डिग्री, इस तरह से। लेकिन अगर इसका अपोजिट हम लोग करेंगे कि अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करने पर एंगल्स जो होंगे वो ऐसे होंगे, 0 डिग्री होंगे, प्लस का 90 डिग्री होगा, प्लस का 180 डिग्री होगा और यहाँ पर प्लस का 270 डिग्री होगा। इस तरह से फेजर डायग्राम में इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर हमको सपोज दैट हम यहाँ पर उठाते हैं 4th नंबर वेव जिसका एम्पलीट्यूड d यूनिट्स है और इसका फेज एंगल -90 डिग्री है, तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले रेफरेंस एक्सिस बनाएंगे, रेफरेंस एक्सिस 0 डिग्री एक्सिस होगी। अब यहाँ पर जो फेज एंगल दिया हुआ है वो -90 का दिया हुआ है, -90 का मतलब यहाँ से 90 डिग्री हम लोग बनाएंगे और इस एंगल को बोलेंगे फेज एंगल। इसी प्रकार से अगर हमको 5th वेव का बनाना है E sin ωt प्लस 120 डिग्री, तो यहाँ पर 120 डिग्री जो एंगल पॉजिटिव में दिया हुआ है तो वो पॉजिटिव एंगल जो आएगा वो यहाँ कहीं आएगा, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप क्या लेंगे, 120 डिग्री। तो ये हो जाएगा 5th वेव का रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वांटिटी का, कोई भी AC क्वांटिटी अगर है तो उसको हम लोग फेजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में किस तरह से ये जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया हुआ है और ये जो करंट है इसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो एक दूसरे के फेज में होते हैं, इसको बोला जाता है इन फेज रिलेशनशिप। सेम फेज में होते हैं, वोल्टेज और करंट जो होंगे वो सेम फेज में होंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में। आगे अगर आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट है जिसमें कि केवल इंडक्टर लगा हुआ है, उसमें वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, अगर मैं उसका फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो वो फेजर डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है और यहाँ पर जो करंट होती है वो वोल्टेज से लैगिंग इन नेचर होती है। लैगिंग कैसे पता करते हैं हम लोग? अगर हम इस फेज़र को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएं तो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो आगे है और करंट जो है वो पीछे है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो करंट है यहाँ पर वो लैगिंग इन नेचर है, लैगिंग इन नेचर। अगर मैं अगले डायग्राम की बात करूं प्योर कैपेसिटिव सर्किट की, जिसमें कि केवल और केवल कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें करंट और वोल्टेज का अगर मैं रिलेशनशिप बताऊंगा फेजर डायग्राम में, तो यहाँ पर जो करंट होगी और जो वोल्टेज होगा वो भी 90 डिग्री पर होंगे, लेकिन यहाँ पर करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीडिंग इन नेचर है। लीडिंग इन नेचर कैसे? कि अगर हम इस फेज़र को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएं तो करंट जो है हर इंस्टेंट पर आगे होगी और वोल्टेज जो है वो पीछे होगा। इस वजह से हम इसको कह सकते हैं जो करंट है वो लीडिंग इन नेचर है, लीडिंग इन नेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसा कि आपको डीसी सर्किट की अगर मैं बात करूं, डीसी सर्किट में कभी भी अगर हमको केसीएल लगाना होता है तो हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली अलजेब्रिक सम कर देते हैं। अगर यहां पर ये क्वेश्चन डीसी सर्किट का होता तो यहाँ पर अगर इस ब्रांच में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और इस ब्रांच में 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो आंसर जो आना चाहिए टोटल करंट का वो 6 एम्पियर आना चाहिए। लेकिन एसी सर्किट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि एसी सर्किट में जो करंट्स होती हैं वो और वोल्टेजेस जो होते हैं वो सारे के सारे फेज़र क्वांटिटीज़ होती हैं। तो फेज़र क्वांटिटीज़ का हम अलजेब्रिक सम बिल्कुल भी डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमको उसका फेज़र समेशन करना पड़ेगा। तो उठाते हैं यहाँ पर एक पैरेलल आरएल सर्किट, एक पैरेलल आरएल सर्किट की यहाँ पर बात करते हैं। पैरेलल आरएल सर्किट में यहाँ पर आर वाली ब्रांच में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और एल वाले में 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अब इसका सबसे पहले फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग? सबसे पहले रेफरेंस में हम लोग वोल्टेज को ले लेंगे,
एक वोल्टेज को हमने रेफरेंस एक्सिस पर ले लिया है। अभी इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है, प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में क्या होता है, अगर आपका केवल इंडक्टर लगा हुआ है तो उस केस में अगर वोल्टेज ऐसे होता है तो करंट जो होती है वो लैगिंग इन नेचर होती है बाई 90 डिग्री, 90 डिग्री लैगिंग होती है। तो यहाँ पर अगर हम इंडक्टर वाली करंट को बनाएंगे तो इंडक्टर वाली करंट को कुछ इस तरह से IL को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टिव सर्किट के केस में मैंने बताया था कि जो वोल्टेज और करंट होंगे वो क्या होंगे, इन फेज होंगे। तो वोल्टेज और जो करंट होगी वो इन फेज होगी। अब अगर हम इन दोनों का एडिशन करेंगे, अगर हम इन दोनों का एडिशन करने पर यहाँ पर जो टोटल करंट आएगी इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल रूल लगाते हैं तो यहाँ पर अगर IT की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो IT की वैल्यू का आंसर आ जाएगा अंडर रूट में IR स्क्वायर प्लस IL स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 16 यानी कि रूट 20 इज द आंसर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.5 इसका आंसर होगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि डीसी सर्किट की तरह हम यहाँ पर डायरेक्ट एडिशन करंट्स का नहीं कर सकते हैं, हमको फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा और उसके बाद करंट्स का फेजर समेशन करना पड़ेगा। डायरेक्ट एल्जेब्रिक समेशन यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अगर हम पैरेलल आरसी सर्किट का उठाते हैं, यहाँ पर पैरेलल आरसी सर्किट में यहाँ पर दो करंट्स दी हुई हैं, एक तो 8 एम्पियर की करंट है और दूसरी 12 एम्पियर करंट है। अगर हम डीसी सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसका जो सम आना चाहिए वो 20 एम्पियर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये एसी सर्किट है इसलिए इसका आंसर 20 एम्पियर नहीं होगा। अभी मैंने बताया था कि जितनी भी फेजर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसका भी पहले हमको फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले रेफरेंस पे हम लोग वोल्टेज को ले लेंगे। उसके बाद अगर हम कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो कैपेसिटिव सर्किट का जो फेजर डायग्राम मैंने बताया था वो ये बताया था आपको कि उसमें करंट और वोल्टेज में करंट जो होती है वो लीडिंग इन नेचर होती है 90 डिग्री वोल्टेज से। तो यहाँ पर अगर आपका वोल्टेज आपने ये बनाया है तो जो कैपेसिटिव करंट होगी वो इससे 90 डिग्री लीडिंग होगी। अब बात करें अगर रजिस्टिव सर्किट की, तो रजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, तो यहाँ पर जो IR होगा वो इस तरह से होगा। अब अगर हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो यहाँ पर एडिशन करने पर ये करंट जो होगी वो टोटल करंट IT होगी और इसकी वैल्यू अगेन ट्रायंगल रूल अगर हम लगाएंगे IT बराबर अंडर रूट IR स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट में 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो सॉल्व करने पर इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 14.4 एम्पियर आएगा। इस तरह से हम लोग AC क्वांटिटीज़ का फेजर एडिशन, फेजर डायग्राम बना के इस तरह से किया जा सकता है। आगे बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पावर फैक्टर के बारे में। देखिए पावर फैक्टर क्या होता है एक्चुअली। पावर फैक्टर अभी मैंने फेजर डायग्राम में आपको बताया था वोल्टेज और करंट के बीच का कुछ फेज एंगल होता है। तो अगर एक वोल्टेज बना हुआ है और एक करंट का फेजर मैंने बनाया हुआ है, इसके बीच का जो फेज एंगल होगा फाई, अगर इसका कोसाइन ले लिया जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। दिस इज द मोस्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ द पावर फैक्टर। ये बहुत ही बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। इसके अलावा भी दूसरी तरह से भी हम लोग पावर फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन फेजर क्वांटिटीज़ के फेजर डायग्राम के टर्म्स में हम लोग इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 प्रकार का पावर फैक्टर होता है, एक तो लैगिंग पावर फैक्टर, एक लीडिंग पावर फैक्टर और एक यूनिटी पावर फैक्टर। अभी मैं बताता हूँ फेजर डायग्राम की हेल्प से कैसे आप बताएंगे कि कब लैगिंग होगा, कब लीडिंग होगा और कब यूनिटी होगा। केस नंबर 1 लैगिंग स्टार्ट करते हैं। अगर वोल्टेज इस तरह से बना हुआ है और करंट मैंने ऐसे बना दिया, तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेजर को रोटेट करवाऊंगा तो यहाँ पर करंट जो है वो पीछे है और वोल्टेज जो है वो आगे है। कितने एंगल से? फाई एंगल से। तो यहाँ पर करंट जो है वो लैगिंग इन नेचर है, इस वजह से जो पावर फैक्टर होगा वो आपका लैगिंग पावर फैक्टर होगा। इसके बहुत सारे डायग्राम्स बन सकते हैं। अगर बाई चांस वोल्टेज ऐसे बना हुआ है तो करंट जो है
आप ऐसे बना सकते हैं फाई एंगल, इसको भी अगर आप रोटेट कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो करंट हर इंस्टेंट पर फाई एंगल पीछे होगी वोल्टेज के कंपैरिजन में। लीडिंग पावर फैक्टर की बात करते हैं। लीडिंग पावर फैक्टर में जो करंट होगी वो वोल्टेज से हर इंस्टेंट पर आगे होगी। तो उसका डायग्राम अगर आपने वोल्टेज को ऐसे बनाया है तो करंट जो होगी वो हर इंस्टेंट पर आगे होगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम फेजर को रोटेट करवाएंगे तो रोटेट कराने पर यहाँ पर करंट हर इंस्टेंट पर आगे होगी, इसलिए इस प्रकार का जो पावर फैक्टर होगा वो लीडिंग पावर फैक्टर होगा। और लास्ट आता है यूनिटी पावर फैक्टर। अगर वोल्टेज और करंट इन फेज हैं तो ऐसे पावर फैक्टर को हम लोग बोलेंगे यूनिटी पावर फैक्टर। तो यहाँ पर आपने देखा कि 3 प्रकार के पावर फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं, लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी। पावर फैक्टर की कैलकुलेशंस कैसे की जाती है? बाय फेजर डायग्राम्स। सपोज दैट हमारे पास एक कोई इक्वेशन है V बराबर A साइन ओमेगा टी -30 डिग्री, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास B साइन ओमेगा टी +30 डिग्री। वोल्टेज और करंट की ये 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा इसका तो कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले तो मैंने बताया था कि रेफरेंस एक्सिस बनाते हैं हम लोग। रेफरेंस एक्सिस यानी कि 0 डिग्री एक्सिस को बनाते हैं। अगर वोल्टेज की इक्वेशन की हम बात करें तो यहाँ पर वोल्टेज की इक्वेशन में एंगल जो है वो -30 डिग्री दिया हुआ है। तो -30 डिग्री को हम लोग, मैंने बताया था रेफरेंस एक्सिस के जो नीचे वाली लाइन होती है उसको हम लोग माइनस एंगल्स के लिए डिफाइन करते हैं, और रेफरेंस एक्सिस के ऊपर जो एंगल होता है वो हमेशा पॉजिटिव एंगल्स लिए जाते हैं। तो वोल्टेज को रेफरेंस एक्सिस से नीचे दिखा देंगे, कितने एंगल? -30 डिग्री। और करंट जो है, करंट के साथ प्लस का 30 डिग्री एंगल एसोसिएटेड है, तो यहाँ पर करंट को हम लोग 30 डिग्री रेफरेंस लाइंस के ऊपर दिखाएंगे। अगर हम लोग देखते हैं वोल्टेज और करंट के बीच का टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो अगर हम पावर फैक्टर की बात करेंगे तो जो पावर फैक्टर होगा वो हो जाएगा कॉस का 60 डिग्री। कॉस का 60 डिग्री की वैल्यू 0.5 आ जाएगी। तो 0.5 जो होगा अब लैगिंग होगा कि लीडिंग होगा, उसको मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि किस तरह से हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हम इस फेज़र को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं तो यहाँ पर करंट जो है वो वोल्टेज से हर इंस्टेंट पर आगे चल रही है, तो गारंटीड यहाँ पर जो पावर फैक्टर होगा वो 0.5 लीडिंग इन नेचर होगा। एक क्वेश्चन और यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। V बराबर A साइन ओमेगा टी +30 डिग्री, और I बराबर B साइन ओमेगा टी -30 डिग्री। सपोज दैट हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाया जाएगा? अगेन मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको बनाना है यहाँ पर रेफरेंस एक्सिस। रेफरेंस एक्सिस यानी कि 0 डिग्री एक्सिस बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए वोल्टेज के संग जो एंगल लगा हुआ है वो +30 का है, तो यहाँ पर रेफरेंस एक्सिस से ऊपर हम लोग बनाएंगे वोल्टेज को कितने डिग्री? प्लस का 30 डिग्री। और यहाँ पर जो करंट है उसके साथ -30 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पर रेफरेंस एक्सिस से नीचे बनाएंगे -30 डिग्री एंगल। ये करंट है, ये वोल्टेज है। अब वोल्टेज और करंट के बीच का टोटल एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो पावर फैक्टर जो हो जाएगा वो अगेन कॉस का 60 डिग्री हो जाएगा। कॉस का 60 डिग्री मतलब 0.5। अब लैगिंग होगा कि लीडिंग, इसको कैसे हम लोग चेक करेंगे? इसको चेक करने के लिए अगेन फेजर डायग्राम को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे जो करंट है वो वोल्टेज से हर इंस्टेंट पर पीछे चल रही है। तो पीछे चलने का मतलब हो गया करंट लैगिंग इन नेचर है, तो यहाँ पर जो पावर फैक्टर होगा वो 0.5 लैगिंग आ जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग एसी पावर्स के बारे में। एसी पावर्स जो होती हैं वो बेसिकली 3 प्रकार की एसी पावर्स यहाँ पर डिफाइन की गई हैं। एक तो एक्टिव पावर होती है, एक रिएक्टिव पावर होती है, और एक एपरेंट पावर होती है। एक्टिव पावर का जो यूनिट होता है वो वॉट्स होता है,
रिएक्टिव पावर का यूनिट वार्स होता है और एपरेंट पावर का यूनिट जो होता है वो वोल्ट एम्पियर होता है। VA से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका जो सिंबल होता है एक्टिव पावर का वो P होता है, रिएक्टिव पावर का Q होता है और एपरेंट पावर का जो सिंबल होता है वो S होता है। ये जो तीनों पावर्स होती हैं P, Q और S, ये किस तरह से रिलेटेड होती हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं S इज इक्वल टू P प्लस JQ। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। इस तरह से हम लोग तीनों पावर्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब एक एक करके सारी पावर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव पावर की। एक्टिव पावर क्या होती है? एक्टिव पावर वो पावर होती है जो कि यूजफुल वर्क डन करने के लिए हम लोग के काम में आती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इट इज द यूजफुल पावर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट एनर्जी इन हीटर एंड लाइट एनर्जी इन बल्ब। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप हीटर का अगर एग्जाम्पल लें तो हीटर क्या करता है, जो हीट उत्पन्न करता है, तो जो हीट उत्पन्न करने के लिए जो पावर चाहिए होगी वो एक्टिव पावर होगी। अगर हम फैन का एग्जाम्पल ले लें तो फैन के लिए क्या होता है, फैन को रोटेट करवाने के लिए जो पावर लगेगी या उसको वर्क डन कराने के लिए जो पावर लगेगी उस तरह की पावर को हम लोग बोलेंगे एक्टिव पावर। अब एक्टिव पावर का काम यूजफुल वर्क डन करना होता है, तो एक्टिव पावर इज द रियल पावर कंज्यूम्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रियल पावर को P बराबर VI cos phi से, और इसकी जो यूनिट होती है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप वाट, किलोवाट या मेगावाट किसी में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिएक्टिव पावर की। अगर एक फैन रोटेट हो रहा है तो फैन को रोटेट करवाने के लिए जो पावर चाहिए होगी वो पावर एक्टिव पावर होगी, लेकिन फैन के अंदर जो वाइंडिंग होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो इस्टेब्लिश होती है वो रिएक्टिव पावर के थ्रू इस्टेब्लिश की जाती है। तो रिएक्टिव पावर के थ्रू कभी भी कोई वर्क डन नहीं कराया जाता है। रिएक्टिव पावर डज नॉट परफॉर्म एनी रियल वर्क। रिएक्टिव पावर जो होती है वो कोई भी वर्क डन नहीं करती है, लेकिन ये हेल्पफुल होती है टू सस्टेन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो भी उत्पन्न होती है, मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करने के लिए जो भी पावर की हम लोग को रिक्वायरमेंट होती है वो हम लोग रिएक्टिव पावर के द्वारा उसको कंपनसेट करते हैं। तो यहाँ पर रिएक्टिव पावर कभी भी कोई भी रियल वर्क नहीं करेगी, और इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है या वार्स होती है इसकी यूनिट, और इसको हम लोग किलो वार्स में या फिर मेगा वार्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है रिएक्टिव पावर का वो Q बराबर V इंटू I इंटू साइन फाई होता है। एपरेंट पावर की बात करें, अगर हम एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो इस पावर को हम लोग बोलते हैं एपरेंट पावर। और जैसा कि मैंने बताया था कि ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम लोग डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका एडिशन जो होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा, S इज इक्वल टू P प्लस JQ। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो S का मैग्नीट्यूड रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, और इसका जो फॉर्मूला होगा ये VI होगा, इसीलिए इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट एम्पियर। पावर ट्रायंगल की बात करते हैं। पावर ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर इनकी आपस में रिलेशनशिप एक ट्रायंगल के मीडियम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो पावर ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज साइड्स रिप्रेजेंट द एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर। मतलब एक ट्रायंगल होता है वो भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं इस तरह से ट्रायंगल को बनाऊंगा तो ये एक्टिव पावर होगी, ये रिएक्टिव पावर होगी और ये एपरेंट पावर होगी, और यहाँ से आसानी से हम कह सकते हैं जो S की वैल्यू होगी वो अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर के बराबर होगी। और ये जो एंगल होता है ये पावर फैक्टर एंगल होता है, और पावर फैक्टर मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। एक क्वेश्चन है कि जो इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर में कोई भी रियल पावर क्यों नहीं होती है इंडक्टर और कैपेसिटर में? तो यहाँ पर इसका आंसर मैं फेजर डायग्राम के थ्रू आपको देना चाहूँगा। देखिएगा, इंडक्टर और कैपेसिटर का अगर बात किया जाए, इंडक्टर में अगर फेजर डायग्राम बनाएंगे तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है।
तो अगर इसकी एक्टिव पावर लिखी जाए तो इसकी एक्टिव पावर हो जाएगी P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस फाई, और दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इंडक्टर की जो एक्टिव पावर होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर के केस में क्या होगा, कैपेसिटर C के केस में क्या होगा, यहाँ पर करंट और वोल्टेज के बीच में अगेन जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस फाई और V इंटू आई इंटू कॉस 90 डिग्री। तो अगेन इसकी पावर, एक्टिव पावर हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। यहाँ पर अगर एक RLC सर्किट है जिसमें R भी लगा हुआ है, L भी लगा हुआ है और C भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर अगर एक्टिव पावर की बात की जाए तो एक्टिव पावर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में कंज्यूम होती है। इंडक्टर और कैपेसिटर की एक्टिव पावर जो होती है वो 0 होती है, जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर और पावर फैक्टर हम लोग को निकालना है यहाँ पर। तो जो फॉर्मूला होता है एक्टिव पावर का वो एक्चुअली V इंटू आई इंटू कॉस फाई होता है, जहाँ पर V और I जो होते हैं वो इसकी RMS वैल्यू होती हैं। तो RMS वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Vm/√2 इंटू Im/√2 इंटू कॉस फाई। ये जो दोनों होंगी ये RMS वैल्यू होंगी। तो इसको, इस फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं Vm/2 इंटू कॉस फाई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्टिव पावर। लेकिन इसको करने से पहले मैं इसका फेजर डायग्राम बना लेता हूँ। फेजर डायग्राम बनाने से काफ़ी चीज़ें ईजिली सॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पर रेफरेंस एक्सिस यानी 0 डिग्री एक्सिस। वोल्टेज के संग जो एंगल है वो -30 डिग्री का है, तो -30 डिग्री को मैंने 0 डिग्री एक्सिस के नीचे दिखाया हुआ है, और जो प्लस का 30 डिग्री एंगल है उसको रेफरेंस एक्सिस से ऊपर बनाया हुआ है इस तरह से, और V और I के बीच का जो टोटल एंगल है वो 60 डिग्री है। अब बात करते हैं एक्टिव पावर की। तो एक्टिव पावर जो होगी, एक्टिव पावर Vm Im/2 इंटू कॉस फाई। कॉस फाई क्या है, एंगल है किसके किसके बीच का, वोल्टेज और करंट के बीच का। ये वोल्टेज है और ये करंट है। अभी मैंने फेजर डायग्राम इसका बनाया था 30 डिग्री, और ये टोटल एंगल 60 डिग्री है। तो Vm की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। Im की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, इंटू 2 इंटू कॉस 60। तो ये हो जाएगा 500 इंटू 1/2/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वो वॉट में आएगा। दिस इज द आंसर ऑफ द एक्टिव पावर। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, रिएक्टिव पावर की बात करूं, तो रिएक्टिव पावर को कैसे निकाला जाएगा। रिएक्टिव पावर के लिए जो फॉर्मूला लगेगा Q बराबर Vm Im/2, कॉस फाई की जगह यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम लोग साइन फाई। अगेन 100 इंटू 5/2 इंटू साइन 60 डिग्री। 500/2 इंटू √3/2। ये आंसर जो आएगा वो वार्स में आएगा। अब अगर अपरेंट पावर की बात करें तो अपरेंट पावर क्या होगी, जो भी एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर आपने निकाली हुई है उसको इस वाले फॉर्मूले से अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर अपरेंट पावर का आंसर जो आ जाएगा वो VA में आ जाएगा। पावर फैक्टर क्या होगा सर्किट का, आपको दिख रहा है वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ से पावर फैक्टर cos 60 हो जाएगा, यानी कि 0.5। अब लैग या लीड के लिए आपको इस फेजर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कराना पड़ेगा, और जो करंट है वो वोल्टेज से आगे है, इस वजह से हम इसको कह सकते हैं इसका आंसर 0.5 लीड इन नेचर होगा। तो इस तरह से हम लोग इजी वे में एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।